सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 11 जिसमें हम द कंप्लीट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 11 स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने टोटल 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम इस चैप्टर में एनपी और इट्स रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे ज़रूर एग्जाम्स में, इंटरव्यू में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और हम इसमें समझेंगे एनपी क्या होता है। मैं दिखाई देता हूँ क्या क्या आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, ये देखो, इसमें हम पढ़ेंगे एनपीए के बारे में, सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट, लॉस असेट पढ़ेंगे, एक्शन टेकन बाय बैंक अगेंस्ट एनपीए, जेएलएफ, एसडीआर, सीडीआर, डीआरटी, एआरसी एंड सरफाइसी एक्ट, एसएआर, एफएईएसआई एक्ट। ओके, सरफाइसी एक्ट भी पढ़ सकते हो उसको। पेटिशन इन कोर्ट इन लॉ, क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट विलफुल डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना, स्पेशली फॉर ये जो फुल फॉर्म्स होते हैं उसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, एनपीए से। ओके, कोशिश करेंगे जल्दी क्लास कंप्लीट हो जाए। ओके, एनपीए, एन असेट मोस्टली लोन बिकम्स ए नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट सीसेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि जब कोई लोन बैंक के लिए इनकम लाना बंद कर देता है तब उस लोन को एनपीए कहा जाता है। मतलब देखो, जब कोई लोन बैंक के लिए, जब कोई भी लोन बैंक के लिए इनकम, जो भी लोन होता है वो बैंक के लिए इनकम लाना बंद कर देता है, लाइक बैंक सीसेस टू जनरेट इनकम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बंद कर देता है इनकम लाना, तो उसको हम लोन एनपीए कहा जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म। इसका क्या मतलब हुआ? अगर टर्म लोन का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल की ईएमआई लगातार 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाए तो वो लोन एनपीए बन जाता है। इफ़ द कैश क्रेडिट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर, अगर कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहा है और आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए तो उस अकाउंट को भी एनपीए माना जाता है। फिर द कमिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम सीएफएस हेडेड बाय श्री एम नरसिम्हम was constituted in the year 1991 and the committee gave recommendation in light with the international practices। इसका मतलब है कि 1991 में श्री एम नरसिम्हम की चेयरमैनशिप में कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाई गई थी। इस कमेटी ने इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए क्या दी थी? रिकमेंडेशन दी थी। आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड नॉर्म्स फॉर आईआरएसी, इनकम रिकॉग्नाइजेशन असेट क्लासिफिकेशन। देखो, आरबीआई ने आईआरएसी नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया जिनके बेसिस पर बैंक लोन्स को क्लासिफाई करते हैं और इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं। आगे चलते हैं। द पॉलिसी ऑफ इनकम रिकॉग्नाइजेशन शुड बी ऑब्जेक्टिव। इसका ये मतलब है कि बैंक्स को इनकम तभी रिकॉर्ड करनी चाहिए जब उसका रिसीव होने की पॉसिबिलिटी क्लियर हो। सिर्फ एक्सपेक्टेड इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। बैंक्स आर अर्ज टू इंश्योर रियलिस्टिक रिपेमेंट शेड्यूल बेस्ड ऑन कैश फ्लोज विद बोरोवर्स। इसका ये मतलब है बैंक्स को बोरोवर की इनकम और कैश फ्लो को देखकर ही रीपेमेंट शेड्यूल बनाना चाहिए ताकि लोन टाइम पर रीपे हो पाए। ठीक है, dispute these precautions taken by banks, NPAs are on the rise either due to reasons beyond their control or willful defaulting। इसका ये मतलब है कि इतने प्रिकॉशंस के बाद भी एनपीए बढ़ रहे हैं क्योंकि कभी बोरोवर जेन्युइन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से लोन नहीं चुका पाते और कभी विलफुल डिबेंचर जानबूझकर लोन रिपे नहीं करते। आगे बात करते हैं। इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म। देखो, लॉन्ग रिस्पेक्ट ऑफ अ टर्म लोन, तो देखो, अगर टर्म लोन का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाए तो लोन को एनपीए क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, इफ़ द कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर। इसका ये मतलब है कि कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए तो उसे भी एनपीए माना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर एनपीए के बारे में। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड की, शायद सब स्टैंडर्ड असेट पढ़ेंगे हम। अब इसके टाइप्स आ चुके हैं। ठीक है, ये सब एनपीए के टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो पहला टाइप पढ़ते हैं। सब स्टैंडर्ड असेट क्या होता है? विच रिमेन एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, इंडिकेट्स अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दैट बैंक्स में सस्टेन अ लॉस। देखो, अगर कोई लोन एनपीए बनाने के बाद 12 महीने या उससे कम समय तक एनपीए रहता है तो उसे सब स्टैंडर्ड असेट कहा जाता है। इस स्टेज पर बैंक को लगने लगता है कि फ्यूचर में लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी लोन रिकवर होने की उम्मीद होती है। आगे बात करते हैं डाउटफुल असेट, विच रिमेन इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर 12 मंथ्स।
इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर कोई सब स्टैंडर्ड एसेट लगातार 12 मंथ तक उसी कैटेगरी में बना रहता है तो उसे डाउटफुल एसेट कहा जाता है। इस स्टेज पर लोन रिकवर होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है और बैंक के लॉस का रिस्क और बढ़ जाता है। देखो याद रखना, एनपीए 12 मंथ है तो सब स्टैंडर्ड एसेट है, सब स्टैंडर्ड एसेट फॉर 12 मंथ को हम क्या बोलेंगे? डाउटफुल एसेट बोलेंगे। मतलब 1 से 12 महीने सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाता है दोस्तों, मोर देन 12 महीने तो डाउटफुल एसेट कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, अब हम आ गए लॉस असेट्स पे। तो लॉस असेट्स क्या होता है दोस्तों? वेयर लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और एक्सटर्नल और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स और ड्यूरिंग आरबीआई इंस्पेक्शन बट द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिटर्न ऑफ। देखो, लोन असेट्स वो असेट होता है जिसमें बैंक इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर या आरबीआई इंस्पेक्शन के दौरान ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि लोन में लॉस हो चुका है, लेकिन बैंक ने उस लोन को अभी तक अपने बुक से राइट ऑफ नहीं किया होता। इस स्टेज पर लोन रिकवर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, ये बात याद रखना। चलो आगे चलते हैं। तो लोन असेट तो इजी था। ठीक है, लोन असेट ये देखो पिक्चर में भी अनलाइकली रिकवरी। आगे बात करते हैं, एक्शन टेकन बैंक्स अगेंस्ट एनपीए। ठीक है, इफ इट इज़ अ जेन्युइन रीजन फॉर नॉन पेमेंट। देखो, फर्स्ट आता है हमारा बैंक्स ऑफर री स्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। इसका ये मतलब है अगर बोरोवर किसी जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से लोन रिपे नहीं कर पाता है तो बैंक उसे लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर देता है, यानी रीपेमेंट टर्म्स को बदल देता है। आगे बात करते हैं लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड के बारे में। बैंक बोरोवर को लोन चुकाने के लिए ज़्यादा समय दे सकता है ताकि रीपेमेंट आसान हो जाए। प्रोवाइड मोरेटोरियम पीरियड का क्या मतलब होता है? बैंक बोरोवर को मोरेटोरियम ग्रेस पीरियड दे सकता है जिसमें कुछ समय तक ईएमआई या रीपेमेंट नहीं करनी होती। एडिशनल लोन का क्या मतलब होता है दोस्तों? अगर बिजनेसेस को दोबारा खड़ा करने के लिए पैसे की ज़रूरत हो तो बैंक एडिशनल लोन भी प्रोवाइड कर सकता है। आगे बात करते हैं रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट के बारे में। लाइक बैंक बोरोवर की हेल्प के लिए इंटरेस्ट रेट कम भी कर सकता है। अपॉइंट अ मेंबर फ्रॉम द बैंक टू हेल्प बोरोवर बिजनेसेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है बैंक अपनी तरफ से एक ऑफिसर या एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है जो बोरोवर के बिजनेसेस को इंप्रूव करने में मदद करता है। अब आगे बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, इफ इट इज़ नॉट अ जेन्युइन रीजन फॉर नॉन पेमेंट। ठीक है, अभी एक जेन्युइन रीजन था नॉन पेमेंट का, अब जेन्युइन रीजन नहीं है नॉन पेमेंट का तो क्या होगा? रिफरिंग द मैटर टू डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, डीआरटी। देखो, अगर बोरोवर जानबूझकर लोन रिपे नहीं करता तो बैंक केस को डीआरटी, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल में भेज सकता है। रिफरिंग द मैटर टू असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एज पर सरफेसी एक्ट 2002। अब इसका ये मतलब है कि बैंक सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर लोन को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी को ट्रांसफर कर सकता है ताकि रिकवरी की जा सके। आगे बात करते हैं फिलिंग विंडिंग अप बाय पेटिशन इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? अगर बोरोवर कंपनी है और लोन रिपे नहीं कर रहा है तो बैंक कोर्ट में विंडिंग अप पेटिशन फाइल कर सकता है। आगे बात करते हैं बाय फिलिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द विलफुल डिबेंचर्स। देखो, अगर बोरोवर विलफुल डिबेंचर्स है यानी पैसा होते हुए भी जानबूझकर लोन नहीं चुका रहा तो बैंक उसे अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ फाइल कर सकता है। ओके, अब आगे बात करते हैं एसएमए के बारे में। इफ़ अ लोन बिकम्स एनपीए बैंक्स क्लासीफाई देम एज स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। ये 3 टर्म है, इसको एक एक करके पढ़ाते हैं। पहला हम पढ़ेंगे, मतलब पहले इसको समझते हैं क्या लिखा है। जब लोन में रीपेमेंट की प्रॉब्लम शुरू होती है ना तो बैंक उससे एसएमए का फुल फॉर्म होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में क्लासीफाई करके ताकि टाइम पर कलेक्टिव एक्शन करेक्टिव एक्शन ले लिया जाए। ओके, ऐसे में 0 up to 20 days। इसका क्या मतलब है? अगर पेमेंट 30 दिन तक ओवर ड्यू है तो अकाउंट SMA 0 कहलाता है। अगर पेमेंट 31 से 60 दिन तक ओवर ड्यू है तो अकाउंट SMA 1 कहलाता है। 61 से 90 दिन तक है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर ड्यू है तो SMA 2 कहलाता है। अगर 90 दिन से ज़्यादा है तो लोन एनपीए बन जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये तीनों चीज़ें याद रखना। अगर आपसे कोई भी पूछता है ना एक्शन टेकन बैंक अगेंस्ट एनपीए में SMA 1 SMA 2 में क्या डेज निर्धारित रहती है, तो देखो 30 दिन तक है तो SMA 0, 31 से 60 दिन SMA 1 और 61 से 90 दिन SMA 2। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं, अब हम पढ़ेंगे JLF के बारे में, जॉइंट लेंडर्स फोरम के बारे में। ओके,
It is a mandatory to constitute joint lenders forum at the SMA2 stage if the loan exposure rupees 100 crores or more. It is a formed group of lender banks. इसका ये मतलब है अगर किसी बोरोवर का लोन एक्सपोजर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो और बैंक और अमाउंट SMA2 स्टेज में पहुंच जाए. SMA2 स्टेज अभी मैंने बताया था ना आपको. SMA2 क्या रहता है, 31 से 60 दिन. SMA2 61 से 90 दिन. ठीक है, ओके. तो SMA2 स्टेज में पहुंच जाए तो जॉइंट JLF बनाना मैंडेटरी होता है. JLF का फुल फॉर्म पता ही है आपको, जॉइंट लेंडर्स फोरम. ठीक है, और JLF एक ग्रुप ऑफ लेंडर्स ग्रुप होता है, लेंडर्स बैंक होता है, जहां सभी लेंडर्स बैंक्स मिलकर बोरोवर के लोन को रिकवर करने और उसका सॉल्यूशन निकालने का डिसीजन लेते हैं. ठीक है, अब SDR के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में. कन्वर्टिंग डेब्ट इनटू इक्विटी. Therefore, banks will assume the role of management ownership to look to turn around the company. देखो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि SDR में बैंक बोरोवर के लोन डेब्ट को कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. इसके बाद बैंक कंपनी में ओनरशिप, बैंक कंपनी में क्या करती है, ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल ले सकता है और कंपनी को दोबारा प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करता है. ये चीज़ को याद रखना. अब अगर एक शॉर्ट टर्म्स में याद रखो तो JLF का फुल फॉर्म याद रखना, जॉइंट लेंडर्स फोरम. और ये जो मैंडेटरी होता है SMA2 के लिए. SDR क्या होता है दोस्तों, कन्वर्ट डेब्ट इनटू इक्विटी. ठीक है, और क्या करता है, बैंक टेक्स मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी. 7 तक पहुंच चुके हैं, अपन 8 कंप्लीट कर रहे हैं. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो अब CDR स्टार्ट करते हैं अपन. CDR कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स बाय बैंक. देखो CDR बैंक्स के लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसका यूज़ कॉर्पोरेट कंपनीज के लोन्स को रीस्ट्रक्चर करने के लिए किया जाता है. इम्प्लीमेंटेड बाय RBI इन अगस्त 2001. RBI ने अगस्त 2000 में CDR मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट किया था. aimed at corporate affected by certain genuine internal और external factors. CDR ने उन कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए बनाया गया है जो किसी जेन्युइन इंटरनल या एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, इट कवर्स ओवर मल्टीपल बैंकिंग अकाउंट्स एंड कॉन्सोर्टियम अकाउंट्स, सिंडिकेटेड लोन अकाउंट्स. ठीक है, इसका ये मतलब है syndicated loan accounts where the outstanding exposure rupees 10 crore or more CDR mechanism bank can allow. तो देखो इसका ये मतलब है CDR सिर्फ उन कंपनीज पर अप्लाई होता है जिनके मल्टीपल बैंकिंग अकाउंट्स या कंसोर्टियम या सिंडिकेटेड लोन्स होते हैं और आउटस्टैंडिंग लोन्स ₹10 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है. CDR मैकेनिज्म जो रहता है ना, बैंक बोरोवर को लोन रिपे करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे देता है. ठीक है, आगे बात करते हैं. यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हैं. एक्सटेंशन ऑफ द रीपेमेंट पीरियड. इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक बोरोवर को लोन रिपे करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है. आगे बात करते हैं रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट. इसका ये मतलब है बैंक बोरोवर की हेल्प के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं. मोराटोरियम फॉर सम पीरियड. बैंक कुछ समय के लिए मोराटोरियम लाइक ग्रेस पीरियड दे सकता है जिसमें EMI पे नहीं करनी पड़ती. एडिशनल लोन. अगर कंपनी को बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए पैसों की ज़रूरत हो तो बैंक एडिशनल लोन भी दे देता है. CDS approval at least 75% of the banks by the value of the loan and 60% of the number agree to the proposal. इसका ये मतलब है CDR प्रपोजल तभी अप्रूव होता है जब लोन वैल्यू के हिसाब से 75% बैंक्स और नंबर ऑफ बैंक्स के हिसाब से 60% बैंक से प्रपोजल से एग्री करते हैं. ठीक है, ये बात याद रखना. लाइक 70% लोन वैल्यू और 60% नंबर बाय बैंक्स, तभी आपका CDR अप्रूवल होता है. CDR कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग. आगे बात करते हैं. रिस्ट्रक्चर्ड लोन विल गो आउट ऑफ द बुक्स ऑफ NPAs. अगर लोन सक्सेसफुली रिस्ट्रक्चर हो जाता है और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो लोन NPA कैटेगरी से बाहर हो सकता है. द बिगेस्ट वरी इज दैट मोर एंड मोर केसेस आर कमिंग अप फॉर रिस्ट्रक्चरिंग समटाइम्स विदाउट जेन्युइन रीजंस. इसका ये मतलब है सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि हर बार कंपनीज बिना जेन्युइन रीजन के भी रिस्ट्रक्चरिंग की डिमांड कर देती है जिससे बैंकिंग सिस्टम पर प्रेशर पड़ता है. ठीक है, अब CDR हो गया. अब DRT आएगा मे बी. DRT पढ़ते हैं. देखो ये जो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जेन्युइनली ये पेड होता है. यहाँ पर हम फ्री में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें हो सकती है कि
प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कुछ चीज़ों का ना मिल पाए, बट कोशिश यही हो रही है कि बिल्कुल हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से हो। और अगर प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा हो ना कुछ चीज़ें, तो देखो स्क्रीनशॉट बहुत मैटर करेगा इन सारी चीज़ों का, क्योंकि ये नोट्स मिलते नहीं हैं आसानी से। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जो मैंने पढ़ाया उससे उसको थोड़ा रखना, और अकॉर्डिंग टू यू अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा ऐड ऑन करना। तो मैं मेरे जो वर्ड्स हैं उसको और आपके जो वर्ड्स होंगे उसको मिला के पढ़ना, क्योंकि कभी डिट्टो सेम टू सेम नहीं पढ़ा जाता दोस्तों, है ना। अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा पढ़ते रहना तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो वो और एक्स्ट्रा चीज़ें अगर चाहोगे ना तो अपने अकॉर्डिंग निकाल पाओगे। आगे बात करते हैं डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ओके, दे आर एस्टेब्लिश इन वेरियस सिटीज अंडर द रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993। इसका ये मतलब है कि डीआरटी की स्थापना RDDBFI रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993 के अंडर की गई थी। इसका पर्पस बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन की रिकवरी को फास्ट बनाना है। बैंक्स और एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिखा है, कैन अप्लाई विद डीआरटी टू रिकवर ड्यूज फ्रॉम पर्सन्स कंपनीज। देखो, अगर कोई पर्सन या कंपनी बैंक की लोन रिपे नहीं करती तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीआरटी में केस फाइल करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। At present, 39 debt recovery tribunals and 5 debt recovery appellate tribunals are functioning across the country. देखो, अभी इंडिया में 39 DRT और 5 DRETs काम कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। 39 DRT और 5 DRET हैं, ठीक है। As per the act, the issue is to be settled in 6 months. इस एक्ट के अकॉर्डिंग लोन रिकवरी केस में 6 मंथ के अंदर सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। So far the success rate is around 20 to 30%. फाइनेंशियल लेवल पर डीआरटी का सक्सेस रेट लगभग 20 से 30% के बीच में माना जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो डीआरटी यहाँ से कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं एआरसी एफआईसी एक्ट के बारे में बात करेंगे अपन, एसएआर एफएईएसआई के बारे में, ठीक है। तो दिस आर फॉर्म्ड एज पर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। देखो, एआरसी के फॉर्मुलेशन सरफाइसी एक्ट 2002 के अंडर किया गया है। इस एक्ट का पर्पस बैंक के बैड लोन्स को रिकवर करने का होता है। इट एम्पावर्स बैंक्स और एफआईज टू रिकवर एनपीएस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। इस एक्ट के थ्रू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बिना कोर्ट की परमिशन के एनपीए रिकवर करने की पावर मिलती है। दिस वॉज ब्रॉट टू सर्कमवेंट द इनएफिशिएंसी ऑफ डीआरटीज। सरफाइसी एक्ट इसलिए लगाया गया था क्योंकि डीआरटी डेब्ट रिकवरिंग ट्रिब्यूनल में रिकवरी प्रोसेस काफ़ी स्लो था। इस एक्ट ने रिकवरी को फास्ट इफेक्टिव बनाया। बैंक्स हैव गॉट द पावर टू सेल द डिक्लेयर्ड बैड लोन्स। इसका ये मतलब है कि इस एक्ट के बाद बैंक्स को डिक्लेयर्ड बैड लोन्स को बेचने और ट्रांसफ़र करने का अधिकार मिल गया। दिस इज एप्लीकेबल फॉर लोन्स विद आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹1 लाख एंड अबव। देखो, उन लोन्स पर अप्लाई, ये सरफाइसी एक्ट उन लोन्स पर अप्लाई होता है जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख या उससे ज़्यादा हो। आरबीआई हैज़ द पावर टू इशू लाइसेंस टू एआरसीज एंड असेट रिकंस्ट्रक्शनिंग कंपनी इज़ द फर्स्ट एआरसी एस्टेब्लिश इन इंडिया। देखो, आरबीआई को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लाइसेंस देने का अधिकार है, और एआरसीआईएल इंडिया की पहली एआरसी है, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो, तो ये भी कंप्लीट हो गया, आगे बात करते हैं। बस ये 2 पॉइंट बचे हैं, 11 और 12 फिर कंप्लीट हो जाएगा। पेटिशन इन कोर्ट लॉ के बारे में पढ़ते हैं। क्रिमिनल केसेस हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द बोरोवर इफ द बैंक फील्स दैट द नॉन रीपेमेंट ऑफ डेब्ट इज ड्यू टू विलफुल डिफॉल्ट बट इट इज़ रियली रिसॉर्टेड बाय द बैंक्स। देखो, अगर बैंक को लगता है कि बोरोवर जानबूझकर लोन रिपे नहीं कर रहा है तो बैंक उसके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है। लेकिन बैंक्स क्रिमिनल केस का ऑप्शन बहुत कम यूज़ करता है और सिर्फ सीरियस केस में स्टेप को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट विलफुल डिबेंचर्स के बारे में पढ़ते हैं। वेंडिंग अप पेटिशंस कैन बी फाइल्ड इफ द बोरोवर फेल्स टू पे बैक द लोन अंडर द कंपनीज एक्ट। इसका ये मतलब है, अगर कोई कंपनी लोन रिपे नहीं करती तो बैंक कंपनीज एक्ट के अंडर वेंडिंग अप पिटिशन फाइल कर सकता है, ओके। Official liquidator will be appointed by the competent authority if there is a genuine reason. It is a long drawn procedure in court and has not given satisfactory result to banks.
कोर्ट के थ्रू रिकवरी की प्रोसेस काफ़ी लंबी और टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसलिए बैंक को हमेशा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिलते। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो एनपी और रिजोल्यूशन हमने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करा है और मुझे लगता है इसमें सब चीज़ समझ में आई होगी। देखो, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उससे एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके रखना, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो अब इसके बाद हम हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबी रेगुलेशन के बारे में, जिसमें हम मनी फ्लोज इन द बैंकिंग सिस्टम, रिजर्व रेशो, सीआरआर और पॉलिसी रेट, रेपो रेट और प्राइवेटाइजेशन, फंड बेस्ड सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, बाकी कुछ भी लगे तो बताना कमेंट सेक्शन में, अलग से कंप्लीट कर देंगे आपके लिए। बाकी मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो। शिवम तिवारी साइनिंग ऑफ।